क्यों सुष्मिता ने छोड़ दिया सागर का साथ। सुष्मिता के माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। सुष्मिता और सागर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद वे सुंदर सपनों के दरिया में डूबते चले गए। सुष्मिता अपने मोहल्ले की सरकारी इंटर कॉलेज में गेस्ट टीचर थी और उसके पिता सिविल इंजीनियर। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे सागर से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, सुष्मिता का रिश्ता तय कर दिया। सुष्मिता और सागर जब मिले तो उन्हें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो उन्होंने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही उन दोनों के रिश्तों को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से सागर को साल भर के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले साल तय होनी थी। सुष्मिता से काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर सागर परदेश उड़ चला। सुष्मिता ने सागर का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। एक शाम सुष्मिता अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह सागर वीडियो कॉल पर उससे बातें कर रहा था। जब बातों का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो सुष्मिता ने सागर को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद सुष्मिता ने कॉल काट दी। इसके बाद जब सुष्मिता नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक उसकी आंखें अपने पड़ोसी लड़के निशांत से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा उन दोनों को बातें करते हुए न जाने कब से देख रहा था। सुष्मिता निशांत को पड़ोस के रिश्ते से राखी बांध चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे निशांत भैया, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ, निशांत ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। सुष्मिता ने आंखें नीची कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। वह निशांत की नज़र को अक्सर भांपती थी कि उसमें उसके लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक और शाम जब सुष्मिता अकेले ही छत पर टहल रही थी कि तभी निशांत भी अपनी छत पर आया। निशांत भैया, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। निशांत उसके मुख से ऐसी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। निशांत तो खुद सुष्मिता से बात करने को बेचैन रहता था, सो वह छत की बाउंड्री के पास सुष्मिता के करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज़ इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, सुष्मिता मस्ती भरी आवाज़ में बोली, क्या करूँ भैया, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूँ समय और भी कम मिलता है। इसके बाद उन दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। कुछ दिनों बाद एक रोज़ सुष्मिता घर में अकेली थी। सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। सुष्मिता की चचेरी बहन सुनीता उसके साथ सोने के लिए आने वाली थी। शाम के गहराते साए सुष्मिता को डरा रहे थे। उसने कई बार सुनीता को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। खाना बनाने की तैयारी कर रही सुष्मिता को छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया तो वह भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद उसे अपनी एक समीज गायब मिली। उसने आसपास देखा तो पाया कि वह समीज निशांत की छत पर कोने में पड़ी थी। सुष्मिता पहले तो हिचकी, लेकिन फिर आसपास देखकर निशांत की छत पर कूद गई। वह निशांत के आने से पहले वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही वह अपनी समीज उठाकर मुड़ी, निशांत उसे मुस्कुराता खड़ा मिला। सुष्मिता ने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। निशांत बोला, उड़कर आ गई होगी यहाँ यह। हाँ भैया, हवा तेज थी ना आज। सुष्मिता वहाँ से निकलने के मूड में थी, लेकिन निशांत उसके आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बतियाने लगा।
तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। सुष्मिता ने कहा, भैया अब मैं चलती हूँ। हाँ, मच्छर काट रहे हैं मुझे भी यहाँ। निशांत ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आओ ना। मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी सुष्मिता निशांत के साथ सीढ़ियों से उतर आई। उसके मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। निशांत ने लैपटॉप ऑन किया और उसे दिखाने लगा। सुष्मिता का ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था। तभी उसने गौर किया कि निशांत के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? सुष्मिता ने निशांत से पूछा। निशांत ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग शहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। सुष्मिता का दिल धक से रह गया। उसने कहा, भैया अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। सुष्मिता का इतना कहना था कि निशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हैं भैया? सुष्मिता ने निशांत से पूछा। उसे निशांत से किसी ऐसी हरकत का डर तो बरसों से थी, लेकिन आज उसे करते देखकर वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। निशांत ने सुष्मिता की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और उसके हाथों में थमी समीज उससे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, सागर की तस्वीरों में रोज़ नई नई लड़की होती हैं, तो तुम उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। सुष्मिता का दिल जोर से धड़कने लगा। निशांत ने उसके मन में दबी उसी शक के बिंदु को छू दिया था, जिसके बारे में वह दिन रात सोच सोच के चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। बिस्तर पर देह की ज़रूरत और मन की घबराहटों के नीचे दबी सुष्मिता एकटक दरवाजे के पास पड़े अपने और निशांत के कपड़ों को देखती रही। निशांत की गर्म तेज सांसें सुष्मिता की बेचैन सांसों में मिलती चली गई। सब कुछ शांत होने के बाद सुष्मिता ने अपनी आँखों के कोरों के गीलेपन को पोंछा और अपने कपड़ों और खुद को समेटकर वहाँ से चल पड़ी। निशांत ने भी उससे नज़रें मिलाने की कोशिश नहीं की। कैलेंडर के पन्ने आगे पलटते रहे। सुष्मिता और निशांत के बीच भाई बहन का रिश्ता अब केवल सामाजिक मुखौटा मात्र ही रह गया था। ऊपर अपने कमरे में अकेला सोने वाला निशांत आराम से सुष्मिता को रात में बुला लेता और वह भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली जाती। आए दिन सुष्मिता के अंदर जाने वाली इच्छाओं का रस आखिरकार एक रोज़ अपनी भीतरी कार गुजारियों का संकेत देने के लिए उसके मुंह से उल्टी के रूप में बाहर आकर सबको संदेशा भेज बैठा। सुष्मिता के माँ बाप सन्न रह गए। घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद सुष्मिता की हाई मनोप्लास्टी कराकर सागर के आते ही उसे ब्याह कर विदा कर दिया। सुहागरात में चादर पर सुष्मिता के छिटके लाल छींटे ने सागर को भी पूरी तरह अस्वस्थ कर दिया। दोनों की जिंदगी शुरू हो गई। सुष्मिता का भी मन सागर के साथ संतुष्ट था, क्योंकि निशांत के पास तो वह खुद को शारीरिक सुख देने और सागर से अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, लेकिन सुष्मिता और सागर के घर नया सदस्य नहीं आया। उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई। सागर में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी सुष्मिता की रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता मिस्टर सागर कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है।
सागर हैरान रह गया और सुष्मिता को तो ऐसा लगा मानो उसे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। सागर ने टूटी सी नज़रें उस पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौटकर आने के बाद सागर चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में सागर से बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी सुष्मिता ने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। सागर के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उन दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। सुष्मिता जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद वह सागर के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर सुष्मिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सागर ने उसकी ओर देखा और भारी आंखें लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। सुष्मिता फूट फूट कर रोए जा रही थी। सागर कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है सुष्मिता। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुमको उसी प्यार का वास्ता अब दोबारा मुझे किसी भुलावे में मत रखना। सुष्मिता ने सागर के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों के सामने सागर के साथ बिताई रातें घूमने लगी। वह जब निशांत को महसूस करते हुए सागर को अपने सीने से लगाती थी, उसके मन में उसी धिक्कारना शुरू कर दिया। विचार के ज्वार भाटा में वह सारी रात ऊपर नीचे होती रही। भोर खिलने लगी थी, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। सुष्मिता ने अपना सामान बांधा और सागर के पास पहुंची। सागर ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। सुष्मिता ने सागर का माथा चूमा और सागर की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो उसने शादी से पहले उसके परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखा था। सुष्मिता ने वह रुमाल अपने बैग में डाला और बोली, मुझे माफ़ मत करना सागर, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। सागर ने अपनी पलकें तो बंद कर ली, लेकिन उनसे आंसू नहीं रुक पाए। सुष्मिता भी अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी।